हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि 95% पीपल लूज मनी इन मार्केट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि मार्केट अपने आप में पैसा पैदा नहीं करता है और मार्केट में पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ, इसी तरीके से पैसा मूव करता रहता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेटर फूल्स थ्योरी। ग्रेटर फूल्स थ्योरी का मतलब होता है कि जो सबसे पहले खरीदता है वो सबसे ज्यादा समझदार होता है, उसके बाद वो जिसको बेचता है वो उससे कम समझदार होता है, फिर वो जिसको बेचता है वो उससे कम समझदार होता है, और जो आखिरी में खरीदता है वो सबसे कम समझदार या सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। तो एक तरफ जो सबसे पहले खरीदता है वो सबसे समझदार आदमी, और दूसरे एंड पर वो आदमी होता है जो सबसे आखिरी में खरीदता है और वो होता है सबसे बड़ा बेवकूफ। तो मार्केट हो या स्टॉक हो, वो हमेशा एक साइकिल में चलता है। तो साइकिल का जो पहला लेग होता है वो अप साइकिल होता है, यानी कि पहला इन्वेस्टर दूसरे को बेचता है ऊंचे भाव पर, दूसरा तीसरे को बेचता है और ऊंचे भाव पर, तीसरा चौथे को बेचता है और ऊंचे भाव पर। इसके बाद मार्केट का एक टॉप बनता है और उसके बाद डाउन साइकिल शुरू होती है, यानी कि पहला इन्वेस्टर दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, लेकिन वो कम भाव पे बेचता है। तो जितना प्रॉफिट अप साइकिल में बनता है वो सारा का सारा प्रॉफिट डाउन साइकिल में लूज हो जाता है, और इसीलिए हम मार्केट को कहते हैं जीरो सम गेम। और इस पूरे खेल में सिर्फ 5% लोग होते हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं। तो आखिर ये 5% लोग कौन होते हैं? इनमें से ज्यादातर जो होते हैं, एक तो FIIs होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, और शायद मुट्ठी भर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रॉफिट इस वजह से कमा लेते हैं कि या तो वो सही वक्त पर सही स्टॉक में पैसा लगा देते हैं या फिर उनको कोई अच्छी टिप या सलाह मिल जाती है। और दोस्तों, दुख की बात यह है कि अक्सर देखा गया है कि जो रिटेल के लोग प्रॉफिट कमाते हैं वो अक्सर 1-2 साल में उस प्रॉफिट को लूज कर देते हैं। आप में से जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और कई सालों से बाजारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं? दोस्तों, मैं आपका ध्यान एक और चीज के ऊपर खींचना चाहूंगा। दोस्तों, पिछले 1 साल में FIIs ने करीब 1,70,000 करोड़ रुपीस इंडियन मार्केट्स में पंप किया है, और हमारे इंडेक्स जो है वो डबल हो गए हैं पिछले 1 साल के लेवल से। लेकिन दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों का पोर्टफोलियो डबल हुआ है? मेरे से बहुत से लोग अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उनमें से कम 50% के पोर्टफोलियो में देखता हूं तो मुझे उसमें लॉस दिखता है, और जो 50% में ज्यादातर जिनके प्रॉफिट दिखते हैं उनके प्रॉफिट सिर्फ 10%, 15%, 20%, ज्यादा से ज्यादा 25-30% ही दिखते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे दिखते हैं जिन्होंने बहुत लोअर लेवल्स पे खरीदा और उनके पोर्टफोलियो में 30%, 40%, 50%, 60% तक का प्रॉफिट दिखता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि मार्केट नई ऊंचाइयों पे जा रहा है, डबल हुआ जा रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो डबल नहीं हो रहा है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आप जब स्टॉक्स को खरीदना पसंद करते हैं वो तब खरीदना पसंद करते हैं जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा न्यूज में हो या चर्चा में हो, और इसका परिणाम यह होता है कि आप उस स्टॉक को बहुत ज्यादा महंगे रेट पर खरीदते हो। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस का एक उसूल होता है। जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए तो आप उसे सस्ता खरीदना चाहते हैं ताकि उस पर कुछ मार्जिन बनाकर आप उस पर प्रॉफिट कमा सके। अगर आप अपने रॉ मटेरियल्स को महंगा खरीदेंगे तो उस पर आप कैसे प्रॉफिट बनाएंगे? तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि हम अपने चैनल पर बहुत कॉशियस रहते हैं, बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं, और आपको हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप स्टॉक्स को सस्ते दरों पे खरीदिए। जो स्टॉक न्यूज में है, चर्चा में है, जिनकी पूरी दुनिया बातें कर रही है, उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। और यही कारण है कि अगर आप हमारे जो स्टॉक सजेशंस हमने आपको दिए थे, आप उनका परफॉर्मेंस देखें तो उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने रेट से
डबल हो गए। एक और चीज जो हमारे स्टॉक सजेशंस में आपको नजर आएगी वो ये आएगी कि ज्यादातर स्टॉक्स 90-95% स्टॉक्स जो हम आपको बताते हैं वो फंडामेंटली साउंड कंपनीज होती हैं, और इक्का दुक्का ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो टर्न अराउंड स्टोरीज होती हैं। लेकिन चाहे हम कोई भी स्टॉक्स आपको सजेस्ट करें, हम उसी वक्त उस स्टॉक को सजेस्ट करते हैं जब हमें उसका भाव सस्ता नजर आता है, उसमें हमें वैल्यू नजर आती है। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में हमने आपके साथ करीब 16 यानी कि 16 स्टॉक्स शेयर किए, और इस वीडियो में हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। क्या इस वक्त हम उन स्टॉक्स को बाय करें या सेल करें, और अगर हमें उन स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री करनी है तो वो कौन से लेवल है जिस पर हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा स्टॉक है टीसीएस, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है। दोस्तों, इस स्टॉक ने अब तक करीब 70% का रिटर्न हमें दिया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये इंडिया का बेस्ट स्टॉक है और इसमें काफी हाई लेवल की सेफ्टी है। इस स्टॉक में आप आज भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि भाव गिरने का इंतजार करें और 2500 रुपीस के रेट पर इसे एक्वायर करने की कोशिश करें। अगर आपको याद होगा कि कंपनी ने करीब 3000 रुपीस का बायबैक प्रोग्राम कुछ टाइम के पहले अनाउंस किया था, यानी कि कंपनी अपना स्टॉक 3000 रुपीस में खरीदने को तैयार है, तो आप इस स्टॉक को 3000 पे क्यों नहीं खरीदेंगे। लेकिन कोशिश करिए कि उसे 2500 रुपीस के एवरेज प्राइस पर एक्वायर करने की। दूसरा जो हमारा स्टॉक है HDFC लाइफ। दोस्तों, इस स्टॉक को आप कंटिन्यू करें होल्ड करने का, लेकिन इसमें हम अभी आपको फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं देंगे, और अभी तक इसने हमें करीब 52% का रिटर्न दिया है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है मणप्पुरम। दोस्तों, इस स्टॉक ने करीब 49% का रिटर्न अब तक दिया है, और इस स्टॉक पे अभी भी हमारा होल्ड बना हुआ है। री एंट्री के लिए इसका 135 का लेवल एक अच्छा लेवल रहेगा, तो कोशिश करिए उस लेवल के आसपास इसमें दोबारा घुसने का, अगर आपको वो प्राइस मिलता है। अगला जो हमारा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। दोस्तों, इस स्टॉक ने अभी तक 75% का रिटर्न दिया है, और इस पर अभी भी हमारा होल्ड बना हुआ है। अगर आप इस स्टॉक पर एंट्री करना चाहते हैं तो 1050 लेवल का वेट करें और उस लेवल पर एंटर करें। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस हो या मणप्पुरम हो, इन दोनों का जो प्राइस होता है वो गोल्ड से लिंक होता है। आपने अगर नोटिस किया होगा कि गोल्ड का प्राइस पिछले एक महीने से लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से इन स्टॉक में भी थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपने हमारा गोल्ड का वीडियो देखा है तो हमने आपको साफ साफ बताया था कि दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं चाहती हैं कि आप गोल्ड में पैसा लगाएं, और उसका रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि आप स्टॉक्स में पैसा खरीदें, बॉन्ड्स में खरीदें, एफडी में खरीदें, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, इन पेपर एसेट्स में आप पैसा लगाएं। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? अगर पब्लिक गोल्ड खरीदने लगेगी तो गोल्ड का भाव बढ़ेगा और गवर्नमेंट को गोल्ड महंगे भाव पे खरीदना पड़ेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि आप पेपर एसेट्स में पैसा लगाएं। दोस्तों, आप सोच के देखिए, आपका स्टॉक का भाव जीरो हो जाता है, आपका एफडी जीरो हो जाता है, आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, आपका म्यूचुअल फंड जीरो हो जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि गोल्ड का भाव जीरो हो गया, सिल्वर का भाव जीरो हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत से ऐसी पार्टीज हैं जो नहीं चाहती हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़े और पब्लिक गोल्ड फिजिकल फॉर्म में खरीदे। लेकिन दोस्तों, आप गोल्ड के प्राइस को कितना भी दबाइए, आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं दबा सकते, और गोल्ड एक स्प्रिंग की तरह ऊपर आएगा। अगला जो हमारा स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर। दोस्तों, ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है, ना तो ये ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है, ना वो ज्यादा तेजी से नीचे जाता है, तो इसमें एक हमें सेफ्टी नजर आती है। इसने अब तक हमें करीब 25% का रिटर्न दिया है, और इस पर अभी भी हमारा होल्ड बना हुआ है। इस पर हम आपको फ्रेश एंट्री की सजेशन नहीं देंगे। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है हमारा रॉकेट शेयर जुबिलिएंट फूड। दोस्तों, इस स्टॉक ने अब तक करीब 116% का रिटर्न दिया है, और ये अभी भी इस पर हमारा होल्ड बना हुआ है। इस पर अगर हमें फ्रेश एंट्री लेनी है तो 2200 का भाव एक अच्छा भाव रहेगा इस पे एंटर करने के लिए।
अगला जो हमारा स्टॉक है वो है सन फार्मा। दोस्तों इस स्टॉक ने भी अब तक 25% का रिटर्न दिया है और इस पर अभी हमारा होल्ड बना हुआ है। अगर इस पे फ्रेश एंट्री लेनी है तो 560 रुपीज का भाव एक अच्छा भाव रहेगा। अगर आप इस स्टॉक की हिस्ट्री देखें तो इसने एक बहुत लंबा करेक्शन का साइकिल पूरा किया है और इसका भाव 1200 रुपीज से घट के 300 के लेवल तक चला गया था। इसके बाद इस स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिली और हमें उम्मीद है कि ये रिकवरी एक फ्रेश साइकिल का स्टार्ट है और ये स्टॉक काफी ऊपर जाएगा। इस वक्त अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे काफी प्रेशर बना हुआ है और सेक्टर कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसी की वजह से कैडिला हेल्थ केयर और सन फार्मा दोनों एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है आरकॉम और इसने करीब 22% का रिटर्न अब तक दिया है। इस पर अभी भी हमारा होल्ड बना हुआ है और आप चाहें तो इस स्टॉक पर भी इस वक्त भी एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों काफी लोगों ने हमसे बोला कि ये तो बैंकरप्ट कंपनी है, हम इस स्टॉक को क्यों अपने लिस्ट पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखिए उसका कारण ये है कि अगर आप स्टॉक को स्टडी करेंगे या कंपनी को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इसके लॉस मेकिंग बिजनेस थे उन्होंने वो सारे बिजनेसेस बंद कर दिए हैं और इस वक्त ये कंपनी रिटेल बिजनेस से हटके एंटरप्राइज सॉल्यूशन पे काम कर रही है। कंपनी का ऐसा कहना है कि वो फिक्स लाइन कम्युनिकेशन, डेटा सेंटर्स और सबसी केबल नेटवर्क में लीडर है। ये चीजें जो होती हैं किसी भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर अभी भी एक बहुत बड़ी कर्जे की रकम है और मोस्ट प्रोबेबली उस कर्जे का सेटलमेंट हो जाएगा एनसीएलटी कोर्ट्स के द्वारा, ऐसा हम उम्मीद लगा रहे हैं, जैसा कि हमने आलोक इंडस्ट्रीज और रुचि सोया में देखा। दोस्तों इसके बावजूद भी मैं आपको वार्न करता हूं कि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और इसमें आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो सकता है। तो इसमें आप चाहें, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो इस स्टॉक को इग्नोर करें, लेकिन अगर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें उतना ही पैसा लगाइए जिसका डूब जाने पर आपको कोई खास अफसोस ना हो। अगला हमारा स्टॉक है जेपी एसोसिएट। दोस्तों इस स्टॉक ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया और इस स्टॉक ने लगभग अपने रिकमेंडेड प्राइस से 3 गुना ऊपर की छलांग ऑलरेडी लगा दी है और इस पर अभी भी हमारा होल्ड बना हुआ है। इस पर अभी भी आप एंट्री कर सकते हैं और हमारी सलाह रहेगी कि इसको 5 रुपीज से 8 रुपीज के बीच में एक्वायर करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं आपको वार्न कर देता हूं कि इस कंपनी के ऊपर भी एक बहुत बड़ी कर्जे की रकम है, लेकिन हम इसे एक टर्न अराउंड स्टोरी मानते हैं और शायद इसी वजह से एलआईसी ने भी इस कंपनी में स्टेक खरीदा है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है आईटीसी। दोस्तों इस स्टॉक ने भी करीब 18% का रिटर्न दिया है और इस पर भी हमारा होल्ड बना हुआ है। आप चाहें तो इस स्टॉक पर अभी भी एंट्री बना सकते हैं। हम ये मानते हैं कि ये स्टॉक अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है और जब इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो हम इसमें काफी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। एक रीसेंट जो इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि बजट में टोबैको के ऊपर कोई फ्रेश टैक्सेशन नहीं लगाए गए हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। दोस्तों अगला जो हमारा स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। दोस्तों इस स्टॉक ने अब तक करीब 12% का रिटर्न दिया है और इस पर अभी भी हमारा होल्ड बना हुआ है। अगर आप इस स्टॉक पे फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 450 से लेके 530 का एक अच्छा लेवल रहेगा, जिसके बीच में हम इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है और निफ्टी को ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि इंडिया में टेलीकॉम का मतलब भारती एयरटेल है और ये सिर्फ इकलौती टेलीकॉम की ऐसी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये स्टॉक एक लंबे रेस का घोड़ा है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। दोस्तों इस स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और अब तक 130% के करीब का ये रिटर्न दे चुका है। दोस्तों हमने ये स्टॉक को आपको तब रिकमेंड किया था जब कोई टाटा मोटर्स के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं था और हमने देखा कि किस तरीके से टाटा मोटर्स में एक टर्न अराउंड हुआ और इसके स्टॉक ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए रीसेंट टाइम्स में। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है इस स्टॉक को टाटा बाय बाय करने का और एग्जिट करने का।
तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टॉक को पूरी तरीके से एग्जिट कर लें। आप में से बहुत से लोगों को शायद मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन मैं सेल करने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए 200 रुपए से लेके जो 350 रुपए की टाटा मोटर्स में रैली हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि एक स्पेकुलेशन किया जा रहा था कि टाटा मोटर्स का टेस्ला के साथ कोई टाई अप हो सकता है। लेकिन रिसेंटली ही टाटा के मैनेजमेंट ने यह बोला है कि उनका टेस्ला के साथ कोई भी टाई अप नहीं हो रहा है। दे आर गोइंग टू गो अलोन। जैसा कि मार्केट में कहते हैं, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। तो अब ये एक पक्की न्यूज आ गई है कि टेस्ला के साथ कोई उनका एसोसिएशन नहीं होने जा रहा है। तो हमें लगता है कि इस वक्त स्टॉक को हमें छोड़ देना चाहिए। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है मदरसन सुमी, और इस स्टॉक ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसने करीब 115% का रिटर्न दिया है कुछ ही महीनों में। इस स्टॉक को हम करंट लेवल्स पर एग्जिट करने का सजेशन दे रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से इसे एग्जिट करने का सोचिए। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है भेल। भेल पर अभी भी हमारा होल्ड बना हुआ है और अब तक भेल ने करीब 55% का रिटर्न हमें दिखाया है। पीएसयू डाइवेस्टमेंट की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो इस स्टॉक में बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी और यहां से वो थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। अगर इसकी डाइवेस्टमेंट की खबर आ जाए तो ये स्टॉक रॉकेट भी बन सकता है। रिस्क यहां पर यह है कि ये स्टॉक एक न्यूज ड्रिवन स्टॉक बन गया है, तो खबरों पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करिए। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है ओएनजीसी, और ओएनजीसी ने अब तक 75% का रिटर्न दिया है। दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने आपको ये सलाह दिया था कि इसे आप 99 लेवल के आसपास एग्जिट करिए। पीएसयू डाइवेस्टमेंट की न्यूज फ्लो की वजह से इस पर थोड़ी और इसके भाव पर हमें बढ़त देखने को मिली है और ये स्टॉक करीब इस वक्त 110-112 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर आप इस स्टॉक को अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो जब तक ये पीएसयू कि डाइवेस्टमेंट की न्यूज फ्लो आ रही है तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। हमारी तरफ से इस स्टॉक पर एग्जिट है। और आखिरी में जो हमारा स्टॉक है वो है कोचिन शिपयार्ड। दोस्तों इस स्टॉक को हमने फरवरी में आपके साथ शेयर किया था और ये एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है। साथ में इसकी जो पीएसयू डाइवेस्टमेंट की न्यूज फ्लो की वजह से भी इस स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक ने अब तक करीब 12% का रिटर्न हमें दिखाया है। आप अगर इस पे फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 300 से 360 के बीच का लेवल सही रहेगा इस स्टॉक में घुसने के लिए। अंत में दोस्तों इतना ही कहूंगा कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही सलाह दे सकें ताकि आप बाजार से 4 पैसे कमा सकें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि हम कोई परफेक्ट नहीं है। हम कोई जरूरी नहीं है कि हमने आपको हमेशा परफेक्ट सलाह दी हो, लेकिन जो लोग हमारे जो सजेशंस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो घाटे में नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो पर भी जो हमने आपको सजेशंस दिए हैं आप उसको सोचिए और उस पर डिसीजंस लीजिए। अंत में ये डिसीजन आपका ही होगा। हम सिर्फ आपको इनपुट्स दे रहे हैं, तो सोच के समझ के इन्वेस्ट कर। सो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।